वेलकम ऑन योर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है जेनेटिक्स का। पढ़ने वाले हैं हम मेंडल साहब के बारे में और उनके कामों के बारे में। ठीक, तो ये जो हमारे मेंडल साहब हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था? बर्थ डेट इनका कब था? बर्थ कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। इसके बाद मेंडल साहब ने अपनी पढ़ाई की, फिर कुछ दिन तक वो चर्च में काम किए, एज अ टीचर काम किए। फिर उन्होंने 2 साल तक मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस की भी पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने 7 साल तक काम किया। किसके ऊपर? पाइसम सटाइवम के ऊपर। कितने साल तक काम किया? 7 साल तक। किसके ऊपर? इन्होंने एक्सपेरिमेंट कब किया? एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम, जिसको हम लोग क्या है, ई भी बोलते हैं। कब से कब तक काम किया है? 1857 से लेकर के, और 7 साल हुआ तो मतलब क्या हो गया? 1863 तक काम किया मेंडल साहब ने। किसके ऊपर? पाइसम सटाइवम के ऊपर। ठीक, इसके बाद से इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 1865 में। कहीं कहीं पे 1866 में लिखा होता है, तो हम एक एवरेज लेके चलेंगे क्या कि 1865 से 1866 के बीच में क्या कि एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये पब्लिश कब हुआ हमारा? 1865 में। कब हुआ पब्लिश हमारा ये? 1865 में। सॉरी, ये इन होगा ना। 1865 में जनाब ने पब्लिश किया इसको। फिर क्या है, 1884 में मेंडल साहब का क्या हो गया? डेथ हो गया। कब डेथ हो गया मेंडल साहब का? डेथ कब हुआ मेंडल साहब का? 1884 में डेथ हो गया। जन्म कब हुआ? 1822 में, और डेथ कब हो गया इनका? 1844 में डेथ हो गया। इनके डेथ के बाद इनका जो भी काम था वो हिडन रह गया। किसी को पता ही नहीं चल पाया कि इन्होंने क्या क्या काम किया था, वो हिडन रह गया था। कब तक? 1900 तक। मतलब मेंडल साहब के मरने के 16 साल तक उनका काम छिपा रह गया। अब बात आती है कि छिपा क्यों रह गया, तो उसका भी रीजन है। तो कब तक इनका काम छुपा रह गया? 1900 तक। कब तक? 1900 तक। लेकिन क्या हुआ? 1900 में 3 साइंटिस्ट ने, कौन कौन से? कार्ल कोरेंस, हुगो डिवरीज और शेमार्क ने, इन तीनों ने मिलकर के क्या है, इनके काम को रीडिस्कवर किया। किसने? कार्ल कोरेंस ने, हुगो डिवरीज ने और शेमार्क ने क्या है, मिलकर के इनके काम को रीडिस्कवर किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हु रीडिस्कवर्ड द मेंडल वर्क, तो आप आंसर क्या दोगे कि हुगो डिवरीज, कोरेंस और शेमार्क। और फिर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन क्या कि ये जो पेपर पब्लिश कब हुआ था, तो आप क्या बोलोगे? 1865 में। फिर क्वेश्चन पूछता है क्या कि मेंडल ने कौन से ईयर से कौन से ईयर तक पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे और फिर हम देखते हैं क्या कि आखिर क्या रीजन था मेंडल साहब के काम का हिडन होने का। नोट करेंगे। अब देखते हैं हम कि रीजन क्या था मेंडल के काम का हिडन होने का। क्या देखने वाले हैं हम? रीजन बिहाइंड हिडन ऑफ मेंडल वर्क। जो मेंडल का काम था वो हिडन क्यों रह गया? सबसे पहला बात क्या कि उन्होंने अपने काम में किसका यूज कर दिया था? मैथमेटिक्स का। किसका यूज ऑफ? पहला ही रीजन क्या है इसका? यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यूज ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने मैथमेटिक्स का यूज किया तो जो भी बायोलॉजिस्ट थे उनको समझ में ही नहीं आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। दूसरा रीजन ये था कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। कम्युनिकेशन was not easy। कम्युनिकेशन उस टाइम पे क्या है? इजी नहीं था। थर्ड नंबर क्या है
कि उस टाइम पे चार्ल्स डार्विन बहुत ही ज्यादा फेमस थे। चार्ल्स डार्विन 1859 के आसपास उनका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक बुक आया था, और उस टाइम वो चार्ल्स डार्विन का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा था कि ये मेंडल साहब का काम पे किसी का भी ध्यान नहीं गया। तो एक और रीजन क्या होगा, पॉपुलैरिटी ऑफ चार्ल्स डार्विन। फोर्थ रीजन क्या था कि इन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था किसका, कि हमारा ये जो उन्होंने जो फैक्टर्स बोला था या फिर एलिमेंट्स बोला था जीन को, उसका ये कभी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। तो क्या बोलेंगे हम कि नॉट प्रोवाइडेड एनी फिजिकल प्रूफ, या फिर यार इस नॉट की जगह अगर हम नेवर लिख दें, कभी नहीं दिया उन्होंने फिजिकल प्रूफ, नेवर प्रोवाइडेड एनी फिजिकल प्रूफ। तो ये रीजन है किस चीज का, मेंडल के काम का हिडन होने का। फिर से एक बार याद दिला दूं मैं, 1900 में रीडिस्कवर्ड हुआ मेंडल का काम, किसने किसने किया, कोरेंस ने, ह्यूगो डी वराइज ने, और किसने, शेरमार्क ने। ये 3 साइंटिस्ट आपको याद ही होने चाहिए और ईयर भी याद होना चाहिए। ये चारों रीजन जल्दी से लिखेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारे मेंडल का काम था उनका सक्सेस भी हुआ। जब 1900 में इन लोगों ने रीडिस्कवर किया काम को, तो काम बहुत क्या हुआ, सक्सेसफुल भी हुआ। तो रीजन देखते हैं कि सक्सेस के पीछे रीजन क्या था। रीजन फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल के काम के सक्सेस के पीछे किसका हाथ था। तो पहला रीजन अब क्या दोगे, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। जो चीजें लोगों को पहले समझ में नहीं आई थी वही क्या है, बहुत काम की चीज निकली। क्या, यूज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स। मैथ्स का यूज करके उन्होंने बताया था, वो बहुत क्या हुआ, फायदेमंद हुआ आने वाले साइंटिस्ट को समझने के लिए। सेकेंड रीजन तुम क्या दोगे कि इन्होंने क्या किया था कि एक से ज्यादा कैरेक्टर का स्टडी एक टाइम पे किया था। क्या बोलोगे कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 character at a time, 1 or 2 character at a time। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने कैसे पी के ऊपर काम किया था। और थर्ड रीजन तुम क्या दोगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ, क्या, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। ये क्या चीज है समझाता हूं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर। जैसे कोई प्लांट है, 2 प्लांट है, एक टॉल है और एक क्या है, एक कैपिटल टी है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी है। ठीक, यहां भी सेम लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो कैपिटल टी वाला प्लांट है, इसका हाइट है 10 फीट। कितना है, 10 फीट हाइट है। और ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसका हाइट कितना है, 8 फीट। और यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, उसका भी हाइट कितना है, 10 फीट। और इसका भी हाइट कितना है, 10 फीट। दिख रहा है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये डिफर कर रहा है 10 फीट और 8 फीट। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या है, डिफर कर रहा है। जैसा जीनोटाइप इसका है, इसका जीनोटाइप डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्या है कि हाइट दोनों प्लांट का क्या है, सेम है। तो इन्होंने क्या किया कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया किस चीज का, क्वालिटेटिव कैरेक्टर का, और एक से ज्यादा कैरेक्टर का इनहेरिटेंस एक साथ में स्टडी किया। उससे इनको बहुत सारे रिजल्ट्स मिले जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे। अब बात करते हैं यार हम कि जो बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने पी सेलेक्ट किया, तो रीजन क्या था पी प्लांट को सिलेक्ट करने का, वो देख लेते हैं। देखो, ये मेंडल और उनके काम का ये जो लेक्चर है ना, इसमें बस हमको इन्फॉर्मेशन जानना है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, कौन कौन सी कैरेक्टर को पढ़े। अगला जो लेक्चर आएगा ना हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मेंडल, वहां से कॉन्सेप्चुअल बातें चालू हो जाएंगी। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, बस कि रीजन बिहाइंड
सेलेक्टिंग पी। आखिर उन्होंने पी को सेलेक्ट क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या था? तो पहला बात क्या है कि वो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। बहुत ही ज्यादा नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। उससे हमें फायदा क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कंक्लूजन निकाल पाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज क्या कि लाइफ साइकिल इसका शॉर्ट होता है। क्या लाइफ साइकिल जो पी प्लांट का होता है वो क्या होता है? बहुत शॉर्ट होता है। और कितना होता है? 2 to 3 मंथ्स। कितना? 2 to 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या है कि हमें जल्दी जल्दी प्लांट्स मिलेंगे। थर्ड बात क्या है कि इसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन की कैपेसिटी है। क्या? सेल्फ पोलिनेटिंग है। सेल्फ पोलिनेटिंग है तो हम पोलिनेशन भी आराम से करा पाएंगे। ठीक है। वेरिएशन लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, लाइफ साइकिल क्या है? 2 से 3 मंथ का है। और क्या बात है इसमें कि सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट है। सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट। ट्रेट किसको बोलते हैं यार? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे फ्लावर कलर, फ्लावर का स्टेम हाइट वगैरह पढ़ेंगे, सीड कलर, पोड शेप, सीड शेप वगैरह पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या बहुत सारे सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स भी प्रेजेंट थे। तो ये 4 चीजें हैं। और एक और बात क्या होनी चाहिए कि वेरिएशन उसमें होना चाहिए। और वेरिएशन क्या होना चाहिए? वेरिएशन भी उसमें होना चाहिए। और क्या? वो एफिशिएंट होना चाहिए प्लांट। तो ये सारी चीजें जो रिक्वायरमेंट थी हमारे मेंडल साहब को, वो रिक्वायरमेंट हमें यहाँ से मिल रही थी। जैसे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का बात हो गया, लाइफ साइकिल छोटा, ये जरूरी था। लाइफ साइकिल छोटा होना चाहिए, चाहे सेल्फ पोलिनेटिंग होनी चाहिए, और सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी प्रेजेंट। ट्रेट क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। नोट करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। देखो 7 कैरेक्टर्स बोलने का मतलब क्या हो जाएगा? 14 ट्रेट्स, क्योंकि एक कैरेक्टर के मतलब क्या हुआ? 2 ट्रेट। वही मैंने लिख रखा है कि 7 कैरेक्टर मतलब 14 ट्रेट, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना यूज किया था उन्होंने? 7। तो बात आती है क्या कि सीड शेप क्या था उनका? सीड शेप में डोमिनेंट सीड शेप क्या था यार? राउंड। और रेसेसिव क्या था? रिंकल्ड। ठीक। सीड कलर में डोमिनेंट सीड कलर कौन सा था? येलो। और रेसेसिव क्या था? ग्रीन था। पोड शेप में डोमिनेंट क्या था? इन्फ्लेटेड। और रेसेसिव क्या था? कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर पोड कलर में डोमिनेंट क्या था? ग्रीन। और रेसेसिव क्या था? येलो। फिर फ्लावर कलर में डोमिनेंट क्या था? वॉयलेट। और रेसेसिव क्या था? फ्लावर कलर में रेसेसिव क्या था? व्हाइट। और फ्लावर पोजीशन क्या था? डोमिनेंट एक्सियल। ठीक। और इन्फ्लेटेड जो था वो क्या था? सॉरी, टर्मिनल क्या था? रेसेसिव था। और बचा क्या? प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट में क्या हो जाएगा? टॉल और ड्वार्फ। तो डोमिनेंट क्या था हमारा? टॉल। और रेसेसिव क्या था आपका? ड्वार्फ। तो यही वो 7 कैरेक्टर्स था जिनको मेंडल ने यूज किया था किस चीज के लिए? स्टडी के लिए। किस पे? पाइसम सटाइवम पर। किस पे? पाइसम सटाइवम पर, जिसको हम लोग क्या है कॉमन लैंग्वेज में पी भी बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। एनी हाउ आपको याद करना ही, इसका कोई ट्रिक नहीं है। देखो इसमें जो मैंने लिखा है ना कि 7 क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, तो पहले आपके एग्जाम में पूछता था कि 4 नंबर क्रोमोसोम पे है, या फिर 5 नंबर क्रोमोसोम पे है, या फिर 1 नंबर क्रोमोसोम पे है, या फिर 7 नंबर क्रोमोसोम पे है। लेकिन अब वो क्वेश्चंस नहीं पूछता है, उससे क्वेश्चंस नहीं पूछता है, इसलिए हम उस पार्ट को यहाँ पे नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि मेंडल ने कौन से टेक्निक यूज किया था अपने इस वर्क के लिए। तो सबसे पहली बात क्या, उन्होंने प्योर पेरेंट को चुना था। किसको? प्योर पेरेंट को, ताकि वो सेल्फिंग करके बहुत सारे
जो कंक्लूजन्स निकालने थे उनको वो निकाल सके, उस रीजन के लिए उन्होंने क्या है प्योर पेरेंट का चूज किया। ठीक, दूसरा उन्होंने क्या कराया, क्रॉस पोलिनेशन करवाया बिटवीन सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और उनके बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवाया। और उस क्रॉस पोलिनेशन को होने के लिए उन्होंने एक टेक्निक का यूज किया, कौन सा, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमेस्कुलेशन में क्या करते हैं कि हम स्टेमेन में कट कर देते हैं एंथर के डेhiscence होने से पहले, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ये जो इमेस्कुलेशन या फिर ये बैगिंग है, ये क्यों किया जाता है मिल्क पार्ट में, किस चीज के लिए, सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो मैंने लिख रखा है क्या कि इफ फीमेल फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, मतलब दोनों उसमें प्रेजेंट हो, तो रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेhiscence यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स कैंची, उसी को हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। और जो फ्लावर का हम इमेस्कुलेशन कराते हैं उसको हम बैगिंग कर देते हैं, बैग से क्या करते हैं, उसको बटर पेपर के बैग से क्या करते हैं, उसको हम ढक देते हैं ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन से उस स्टिग्मा पे कोई भी कॉन्टेमिनेशन ना हो। थर्ड टेक्निक क्या था, सेल्फिंग ऑफ हाइब्रिड। वो जो क्रॉस पोलिनेशन करवा के जो हाइब्रिड बना रहे थे, फिर उनको क्या है आपस में सेल्फिंग करा रहे थे, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टेक्निक्स थे, किसने यूज किए थे, मेंडल साहब ने। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया हुआ है किसका, इमेस्कुलेशन और बैगिंग का, एक फ्लावर को करके दिखाया हुआ है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो हमारा बस नॉर्मल सा, कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, बस आपको सारी की सारी चीजें रिमेम्बर करने वाली है, और अगर आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो वो भी नहीं करना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, लॉज ऑफ मेंडल के साथ। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।